जय हिंद साथियों, आज तारीख है 22 दिसंबर। आज का इंपोर्टेंट करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे। जो भी बड़ी खबर निकल के आपके सामने में आया है, उससे जो भी आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, उसी पे बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये जानिए, कल आपका हो रहा था भारतीय कुश्ती महासंघ का चुनाव। जो अध्यक्ष पद होता है, अध्यक्ष पद बड़े दिन से आपका चर्चा में बना हुआ था। ठीक है, अध्यक्ष पद को लेकर के बहुत हो हंगामा हो रहा था। तो पहले ब्रिज भूषण शरण सिंह थे। ठीक है, उसके बाद जो है अभी उसमें विवाद चलने के कारण यहाँ पे इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में निकल के आया संजय सिंह। अभी आपके भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बन गए हैं। कल चुनाव था, दिल्ली में हुआ था, इसी के ब्रिज भूषण शरण सिंह के ही करीबी माना जाता है। तो इसके बारे में बिल्कुल भी हम लोग देखेंगे कौन कौन है, क्या है, नहीं है, क्या हुआ था। अभी साक्षी मलिक बोली है कि हम अब कुश्ती भी नहीं खोलेंगे, जानते हैं ना, वो आपका ओलंपिक मेडल विजेता थी। चलिए आगे, उसके बाद क्या है, अभी साहित्य अकादमी अवार्ड देने की घोषणा कर दिया गया है 2023 वाला। तो इसमें से आपका टोटल 24 भाषा में दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी को भी बिल्कुल भी हम लोग देख लेने वाले हैं। 1954 में साहित्य अकादमी का स्थापना हुआ था, 55 से ये दिया जाता है। टोटल कितने भाषा में देता है? 24 भाषा में देते हैं। अभी देखिए, बहुत सारा बात है यहाँ पे, सारा चीज आपका पूरा संवैधानिक स्थिति बताएंगे। ठीक है, कब कब कौन सा भाषा जोड़ा गया, क्या है, आपका भाषा आयोग कब आया था, ठीक है, बीजी खड़े कौन थे, सारा चीज बताने वाले हैं। अब ये भूटान के नरेश जो है, कौन है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। इसके द्वारा असम की सीमा के पास जो है आपका ग्रीन सिटी का एक निर्माण किया जाएगा। आप लोग जानते हैं भूटान का जनसंख्या कितना, 7.5 लाख का जनसंख्या है, और ये लोग जो है ना पर्यावरण को लेकर बहुत कॉन्शियस रहता है। ठीक है, तो भारत और भूटान के सहयोग से वहां पे एक ग्रीन सिटी बनाया जाएगा। अभी ये भूटान के जो नरेश है, भारत भी आए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले भी थे, आप लोग को पता होगा। अब आगे आइए, आगे क्या है ना कि गृह मंत्रालय का सुरक्षा पहले जो है पीएसएस के पास होता था, यानी पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के पास होता था। अब ये उठा करके, मतलब इससे छीन करके किसको दे दिया? सीआईएसएफ को। तो सीआईएसएफ के बारे में जानते हैं, इसका स्थापना ही हुआ था, जितना भी इंडस्ट्री है उसका सिक्योरिटी के लिए है कि नहीं है 1969 में। तो ये चीज हम लोग बिल्कुल भी देखने वाले हैं। अनिश दयाल सिंह कौन है, क्या क्या कहानी है। चलिए अब आइए, इसरो को एक अवार्ड दिया गया, बहुत नामी गामी अवार्ड है। ठीक है, लिम्प एरिक्सन अवार्ड होता है, आइसलैंड का ये अवार्ड है। ठीक है, उसी देश से दिया जाता है। चंद्रयान 3 जो हम लोग क्या किए थे, प्रक्षेपित किए थे, तो उसी को लेकर के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे। इसी को देखते हुए ये अवार्ड हम लोग को दिया गया है। उसके बाद आप ये जानिए, अमेरिका के द्वारा एक आपका ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी है, ठीक है ना, गार्जियन है, इसी का जो है घोषणा किया गया। कुछ देश इसमें शामिल होंगे। उसके अलावा जो है मणिपुर सरकार कुछ आपका एक अभियान चलाया है निमोनिया को देखते हुए। तो ये सारा चीज आपका क्वेश्चन है, आगे बहुत सारी बात होने वाली है। चले, तो आराम से समझिएगा, बुझिएगा, सब कुछ हम लोग आराम आराम से कर लेंगे। चले, तो क्या बोलता है कि 2023 के साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार में अंग्रेजी के लिए किसे चुना गया है? तो ये बात पहले जानिए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार टोटल कितने भाषा में दिया जाता है? तो क्या कहिएगा, 24 भाषा में दिया जाता है। और ये भाषा आया कहां से भाई? क्योंकि भारत में तो बहुत सारा भाषा है, 24 भाषा नहीं है। तो ऐसा भाषा जो हम लोग का अनुसूची 8 में हो, तो अनुसूची 8 में तो 22 ही भाषा है। 2 भाषा कहां से आ गया? तो अनुसूची 8 में कितना है? 22 भाषा है। कितना भाषा कहिएगा? 22 भाषा है। ठीक है, तो 2 भाषा कौन है? एक आपका अंग्रेजी है, यानी इंग्लिश है, ठीक है, अंग्रेजी है, और दूसरा क्या है? राजस्थानी भाषा है, जो आपका 8वीं अनुसूची में नहीं आता है। और यही 2 भाषा इसमें जुड़ने के बाद 24 भाषा हो जाता है। तो 24 भाषा में ये आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अभी इसका घोषणा हुआ है, इसको दिया जाएगा कब? क्या कहिएगा, ये आपका दिया जाएगा 12 मार्च को दिया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, 2024 में दिया जाएगा। ये बात बिल्कुल भी समझ गए होंगे। तो चलिए, थोड़ा सा भाषा से संबंधित जो भी चीज है, उसके बाद इन लोग का नामांकन हम लोग करेंगे। संजीव जी को दिया गया हिंदी में, मुझे पहचानों के लिए। सादिक नवाब शहर दूसरी ऐसी महिला है जो उर्दू के लिए दिया गया है। नीलम शरण गौर को अंग्रेजी के लिए दिया गया है, रिक्यूमिन सागा के लिए। ठीक है, तो ये सारे चीज के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा भाषा को जान लेते हैं कि कौन कौन सा 8वीं अनुसूची में है, क्या है। तो सबसे पहले ये जानिए, हम लोग का देश जो चलता है, हम लोग का देश जिस कानून से, जिस चीज से चलता है, वो कहां से आया? तो संविधान। तो हम लोग का संविधान सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा है। ठीक है, तो संविधान में ना कुछ अनुसूची जोड़ा गया शुरुआत से ही। ठीक है, तो अनुसूची 8 में आपका भाषा के बारे में। तो चलिए, अनुसूची 1, 2, 3 थोड़ा कुछ बताएंगे, सिर्फ आपको सब एक एक करके थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। अनुसूची 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा, उसका क्षेत्र के बारे में कहा गया है। दूसरा अनुसूची में क्या है? जो भी अधिकारी होगा उसका वेतन भत्ता होगा। ठीक है, यानी क्या लेंगे? उसको जो है अब सैलरी दीजिएगा। ठीक है, तीसरा अनुसूची में क्या है? तो कोई भी जो है शपथ लेंगे, क्या करेंगे? शपथ के बारे में कहा गया। चौथा में क्या है? जो राज्यसभा का सीट देखते हैं ना, उस दिन भी बताए थे कि 250 राज्यसभा सीट है, तो उसका बंटवारा के बारे में कहा गया। 5वीं अनुसूची में क्या है? जो भी अनुसूचित क्षेत्र है उसका प्रशासन वर्शासन कैसे चलेगा वहां पे। और 6ठी अनुसूची में क्या है? जो भी जनजातीय क्षेत्र है, जैसे इसमें से 6ठी अनुसूची में विशेष करके आपका 3 राज्य के बारे में, 3 या 4 राज्य है, गिन लीजिए। तो सबसे पहले असम है, ठीक है, असम के बाद आपका मेघालय है, मेघालय के बाद आपका मणिपुर है, और उसके बाद मिजोरम है, यानी 4 निकल के आया। क्या कहिएगा? असम,
मेघालय, मणिपुर, सॉरी त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर नहीं है त्रिपुरा है, त्रिपुरा और मिजोरम जो है आपका 6ठी अनुसूची में है। अब आइए 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में क्या है, इस अनुसूची में है आपका विषय का बंटवारा है, जो विषय है ना, जैसे कौन, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, तो यही 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। तो ये आपका विषय का बंटवारा। और 8वीं अनुसूची में आइएगा तो ये आपको भाषा मिलेगा। तो जब हम लोग का संविधान बना था तो उस समय जो है भारतीय जो भाषा था वो 14 ही भाषा था। कितना भाषा था? 14 भाषा था। आप लोग एक चीज जान लीजिए, भारत जब आजाद हुआ था तो हम लोग क्या राज था? 14 राज था और 6 क्या था? आपका केंद्र शासित प्रदेश था, है ना। तो उसी तरह से जब हम लोग आजाद हुए, जब हम लोग का संविधान बना तो उस टाइम जो भाषा था आपका 14 ही भाषा था। धीरे धीरे फिर, क्योंकि भाषा के आधार पर बहुत कुछ हुआ, जानते हैं कि नहीं जानता है, तो भाषा धीरे धीरे फिर आपका संविधान में जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया? तो सबसे जो पहले ना 15वां जो भाषा आपका जोड़ा गया, ये कौन सा? 21वां संविधान संशोधन हुआ। क्या कहिएगा? 21वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ भैया? 1967 में, ठीक है। और कौन सा भाषा? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो 15वां भाषा समझ गए, कौन भाषा? सिंधी भाषा निकल के आया, ठीक है। अब फिर एक आपका संविधान संशोधन होता है, 71वां संविधान संशोधन। कहां पे कहिएगा? 71वां संविधान संशोधन। यह संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ, ठीक है। 1992 में जो ये संविधान संशोधन हुआ, इससे निकल के आपका 3 भाषा आता है, कोंकणी आता है, मणिपुरी आता है और नेपाली आता है। तो याद रखिएगा, कोंकणी, ठीक है, नेपाली और मणिपुरी, KNM याद रखिएगा। कब का बात है? 71वां संविधान संशोधन 1992। अब कितना हो गया? 15 और 3 कितना हो गया? 15 3 18, 18 हो गया। अब देखिए फिर एक संविधान संशोधन होता है आपका, क्या संविधान संशोधन? 92वां संविधान संशोधन, ठीक है। कौन सा कहिएगा? 92वां संविधान संशोधन हुआ। और इस संशोधन में आपका कब हुआ भाई? 2003 में हुआ, ठीक है। और इसमें आपका 4 भाषा निकल के आया। कौन आया? डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। तो मैथिली तो अपना है, संथाली का हम लोग का राष्ट्रपति ही है, तो जान ही रहे, 2 हो गया। एगो डोगरी हो गया, एगो बोडो हो गया। डोगरी को भी जान लीजिए, ये कश्मीर के साइड में, क्योंकि कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे वो डोगरा शासक थे, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो ये हो गया। अब बोडो तो बोडोलैंड का मांग होते रहता है असम में, तो ये बोडो। तो मिलकर के निकल के कितना हो गया? 18 और 4 कितना हुआ? 22 हो गया। 22 भाषा आपका टोटल अभी संविधान में ये स्थिति है, ठीक है। समझ गए ना? 22 भाषा। तो इस 22 भाषा में साथ साथ इंग्लिश को भी दिया जाता है और राजस्थान को भी दिया जाता है। अब देखिए संवैधानिक स्थिति क्या है, तो भाषा के बारे में, राजकीय भाषा, अब जब संविधान में, भारतीय संविधान में आइएगा तो आर्टिकल 343 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? आर्टिकल 343। इसमें क्या कहा गया है? हिंदी हम लोग का, देखिए राष्ट्रीय भाषा नहीं है हम लोग का, ठीक है, राजकीय भाषा है। जो कामकाजी भाषा होगा देश का क्या हो जाएगा? हिंदी होगा। ये कहां पे है? 343 आर्टिकल में है, याद रखिएगा। ये आर्टिकल 343 में हम लोग का हिंदी राजकीय भाषा है। उसके बाद 344 अनुच्छेद में कहा गया है कि भाषा आयोग का, राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। 344। तो पहला आपका हम लोग का जो राजभाषा आयोग आया था, कब आया था? 1955 में आया था। ये बात याद रखिएगा, 1955 में BG खरे की अध्यक्षता में आया था। किसके अध्यक्षता में आया था? BG खरे की अध्यक्षता में आया था 1955 में। और 1956 में अपना रिपोर्ट सौंपा था। ये बात बिल्कुल भी याद रखिएगा, 1956 में रिपोर्ट सौंपा, 1955 में आया था। किसकी अध्यक्षता में? BG खरे की अध्यक्षता में। 344 में बहुत बार पूछता है कि भाषा आयोग कितने आर्टिकल के तहत, मतलब भाषा आयोग का गठन किया जाता है, क्या कहिएगा? 344। और एक आर्टिकल आता है कि हिंदी के प्रचार पर, हिंदी को क्या करना है? विकास करना है, उसका प्रचार प्रसार करना है, ठीक है। अपना संघ, मतलब संघ का राजभाषा, मतलब देखिए राष्ट्रीय भाषा नहीं, संघ का राजभाषा क्या हो जाएगा? हिंदी होगा। तो उसका प्रचार प्रसार भी तो जरूरी है। तो आर्टिकल 351 याद रखिएगा। आर्टिकल 351 में आपका क्या कहेगा कि हिंदी का क्या करना है? प्रचार प्रसार करना है। तो इतना सारा चीज आपको बिल्कुल भी ये मतलब भाषा से संबंधित चीजों को समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझिएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, अब ये समझ गए हैं। अब चलिए पुरस्कार पे चलते हैं। तो ये पुरस्कार टोटल कितना भाषा में दिया जाता है? तो क्या कहिएगा? 24 भाषा में दिया जाता है। तो 24 भाषा में 2 भाषा तो समझ गए, राजस्थानी और अंग्रेजी हम लोग का 8वीं अनुसूची में नहीं है। देखिए 9वीं अनुसूची में क्या है आपका? अब जो है आपका भूमि अधिग्रहण वाला चीज को जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची आपका बना था। ये आपका 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, जिसमें दल बदल की बात है, ठीक है। 11वीं अनुसूची में हम लोग का क्या है? पंचायती है। और 12वीं अनुसूची में क्या है? तो क्या कहिएगा? आपका जो है नगर निगम जो देखते हैं, ठीक है। तो ये है, ये 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को 1992 में जोड़ा गया था, ठीक है। और आपका 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची में पहली बार 1951 में 9वीं अनुसूची भूमि अधिग्रहण वाली चीज को जोड़ा गया था। अनुसूची से चीज आपको हम खत्म कर दिए। अब आइए, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया जाता है, कब से दिया जाता है भाई? 1955 से दिया जाता है। इसका गठन कब हुआ था? 1954 में। जब 1954 में गठन हुआ था ना, इसका अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। हम लोग के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी समझ गए।
अब देखिए ना, जब ये पुरस्कार अभी जो दिया जाएगा तो क्या दिया जाएगा, ताम्र प्रशस्ति पट्टिका दिया जाता है, साथ में एक शॉल दिया जाता है और 1 लाख रुपया प्रदान किया जाता है। ये बात बिल्कुल भी समझ गए। अब देखिए कैसा ऐसा उपन्यास होगा या कैसा ऐसा कविता होगा जो ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो 2017 इस बार जो दिया गया है, ये पुरस्कार का समय सीमा क्या है कि जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के 5 वर्षों के दौरान जो भी नवीनतम प्रकाशित हुआ है, ठीक है, उसी के रचनाओं के लिए दिया जाएगा। तो अगर आपको कोई पूछे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया जाता है तो कितना वर्ष के प्रकाशन का जो है कोई भी पुस्तक होगा, कविता होगा, कहानी होगा, तो क्या कहिएगा, 5 वर्ष। तो इस बार का समय सीमा क्या रखा गया है, 2017 से लेकर 2021 तक। इस बीच में जो भी आपका नवीनतम प्रकाशित रचना है उसी पे आपको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, मतलब घोषणा किया गया, ठीक है, बिल्कुल भी समझ गए। इस वर्ष जो है 9 काव्य संग्रह है, 6 उपन्यास है, 5 कहानी संग्रह है और 3 निबंध है और 1 साहित्य अध्ययन शामिल किया गया है। पुरस्कार 12 मार्च को दिया जाएगा, जो आपको बता चुके हैं। 1954 में गठन हुआ था, 24 भाषा में दिया जाता है और ये अकादमी 1955 में पहली बार दिया था, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर। अब आगे देखिए, अंग्रेजी भाषा के लिए तो आपको बोल ही दिए हैं, तो हिंदी के लिए कौन थे, तो ये 3-4 को आप बिल्कुल भी याद रखिएगा, एगो हिंदी, एगो अंग्रेजी, एगो उर्दू, एगो संस्कृत, ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, बाकी बचा। और अगर अदर स्टेट से हैं, ठीक है, कोई गुजरात के हैं तो गुजराती वाला देख लीजिए, जो जिस स्टेट के हैं जहां उसका भाषा जो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है तो उसके लिए वो इंपोर्टेंट हो जाता है। तो अंग्रेजी भाषा के लिए जो है नीलम शरण को, और हिंदी के लिए कौन है, संजीव, मुझे पहचानो इसका जो है बुक है, उसी के लिए दिया गया है संजीव जी को, ठीक है ना। तो अंग्रेजी भाषा के लिए कौन हो जाएगा, नीलम शरण गौड़। उपन्यास क्या है, रेक्विएम इन रागा जानकी के लिए दिया गया है। संस्कृत में किसको दिया गया है, अरुण रंजन मिश्र को। कविता संग्रह सुन मेघा, कौन है, मेघ गानम के लिए दिया गया। और उर्दू भाषा के लिए किसको दिया गया है, शादी का नवाब शहर को, उसका उपन्यास क्या है, राजदेव की अमराई। देखिए ये जो है ना, शादी का शहर को बिल्कुल भी याद रखिएगा, ये दूसरी महिला बनी है जिसको उर्दू के लिए आपका ये साहित्य अकादमी पुरस्कार चुना गया है, ठीक है, ये दूसरी महिला है, बिल्कुल भी याद रखिएगा। और इसका ये भी याद रखिएगा, राजदेव की अमराई, ये पुरस्कार के लिए चुना गया है। उसके बाद आगे आइए, अन्य भाषाओं की बात करें तो डोगरी भाषा के लिए विजय वर्मा है, गुजराती के लिए जो है विनोद जोशी है, कश्मीरी के लिए मंसूर बनिहाली है, मणिपुरी भाषा के लिए आपका सोरखबंग का गंभीनी है, ठीक है, उड़िया भाषा के लिए कौन है, आशुतोष परिदा है, ठीक है। ये सारे चीज, ये सारे लोग हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे तो हमको समय लगेगा, ठीक है। बल्कि बिल्कुल बगैर ये 3 को बिल्कुल भी याद रखिएगा, 24 भाषा में ये दिया जाता है। देखिए, और आप कुछ इस बार जो है कुछ साहित्य पुरस्कार है उसको थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि बार बार आपको पूछा जाता है। तो पहले ये जानिए, अभी 33वां वयास सम्मान के बारे में हम बोले थे, तो वो किसको दिया है, पुष्पा भारती को। तो पुष्पा भारती को याद रखिएगा, पुष्पा भारती को कौन से उपन्यास के लिए दिया गया था, तो क्या यादें के लिए दिया गया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका 33वां। 32वां वयास सम्मान किसको था, तो क्या कहिएगा, ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था, ज्ञान चतुर्वेदी को। अभी जो है आपका सरस्वती सम्मान दिया गया है, सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है, शिव शंकरी को दिया गया है, तमिल लेखक है, ठीक है, शिव शंकरी। जेसीबी पुरस्कार दिया है किसको भैया, तो पेरुमल मुरुगन को। जेसीबी याद रखिएगा, जेसीबी किसको, पेरुमल मुरुगन को दिया गया है। चलिए, ये इतना देखिए, सब इंपोर्टेंट बता रहे हैं जो आपको बिल्कुल भी जानना। ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन है, दामोदर मोजो है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये, ठीक है, 57वां दामोदर मोजो हो जाएगा। अब आइए, और अभी आपको एक बुकर पुरस्कार पढ़ाए थे, बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो बुकर पुरस्कार कहाँ पे, तो आपका बोले थे ना, एगो यहाँ पे आपका आयरलैंड के लेखक है, ठीक है, तो कौन है, उसका नाम है कि उसका नाम बड़ा बढ़िया था, उसको दिया गया था, उसका एक बुक था ना, प्रोफेट सॉन्ग के लिए दिया गया, पॉल लिंच नाम था उसका, क्या नाम था, पॉल लिंच को दिया गया था, ठीक है। ये कौन सा, प्रोफेट सॉन्ग के लिए, ठीक है, प्रोफेट सॉन्ग। एक अंतर आपका जो है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार आता है, वो कौन, जॉर्जिया गेस्पार्डिनो को दिया गया था, जॉर्जी गेस्पार्डिनो को। तो जॉर्जी को भी याद रखेगा, ये इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है। तो इतना सारा चीज आपका साहित्य से संबंधित पुरस्कार आपका इंपॉर्टेंट है जो हम बता दिए। बुकर पुरस्कार कौन, पॉल लिंच, इंटरनेशनल बुकर पर जॉर्जी गेस्पार्डिनो। 33वां वयास सम्मान तो क्या कहिएगा, यादें के लिए पुष्पा भारती को। 32वां ज्ञान चतुर्वेदी को, आपका जेसीबी पुरस्कार पेरुमल मुरुगन को, सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को, ठीक है। ये बिल्कुल भी आपका सारा लेटेस्ट है, जो लेटेस्ट है मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं, जो आपको आगे के लिए कोई भी आप अगर परीक्षा देते हैं तो यहाँ से आपको मिलाने के लिए दे देगा, कोई चीज आपको दे देगा, तो फिर आप क्या जाइएगा, फंस जाइएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो मेरे हिसाब से यहाँ से नहीं है। अब यहाँ पे बताने का कुछ खास तो बहुत कुछ है, अगर हम यहाँ सारा चीज बताएं तो और समय लग जाएगा। चले, अब ये भारतीय कुश्ती संघ। देखिए, भारतीय कुश्ती संघ यानी क्या, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका स्थापना आपका कब होता है, 1967 में होता है, ठीक है, ये बात जानिएगा। इसके नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। देखिए, हुआ क्या था ना, अभी आपका जो है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को लेकर के बहुत विवाद था, कुछ महिलाएं थी
जो रेसलिंग करती है, बोल रहा था कि ब्रिजभूषण पहले थे, इससे पहले थे और ये 3 बार रह चुके हैं, ठीक है ना, 3 बार से ये अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इसको आरोप लगाया गया था कि ये यौन शोषण करते हैं, गलत आचरण है, फलाना है, ढिमकाना है, ये बहुत सारा वाद विवाद चला। तो उसके बाद हम लोग का जो है रेसलिंग फेडरेशन को क्या कर दिया, कुछ स्थगित कर दिया गया था, और जो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन है वहां से भी हम लोग को अभी फिलहाल बाहर कर दिया, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे चुनाव हुआ ही नहीं है, इसी को लेकर के बोला कि नहीं आप लोग अयोग्य हैं। तो यहाँ पे भी हो रहा था चुनाव। तो चुनाव में क्या होता है पहले ये जानिए। देखिए हम लोग का जो है ना, ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ जो इंडिया है, तो ये क्या करता है, इसका चुनाव कैसे होता है। टोटल जितने भी स्टेट है ना, इस स्टेट में टोटल अभी 25 स्टेट में है आपका क्या है, आपका रेसलिंग एसोसिएशन है, ठीक है। तो कितना 25 कितना हो गया, 25 एसोसिएशन हो गया। 25 एसोसिएशन में एक एक एसोसिएशन के पास 2 वोट का क्या होता है, 2 वोट इसको प्राप्त होता है। तो 25 एसोसिएशन के पास कितना हो गया, 50 वोट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। इस 50 वोट में जो है इस बार कितना वोट पड़ा, 47 वोट पड़ा। 47 वोट पड़ा, 3 लोग अनुपस्थित रहे, ठीक है। तो इस 47 में से जो 40 वोट जो है ये ब्रिजभूषण शरण के जो है सहयोगी माने जाते हैं, संजय सिंह, इसको ये बनारस के हैं। ये कहाँ के हैं, बनारस के हैं, ये बात जान लीजिएगा। और दूसरी बात ये है, यूपी का जो आपका रेसलिंग फेडरेशन है उसके सचिव भी रह चुके हैं, तो इसी को आपको 40 वोट मिला। अब भैया 7 वोट कहाँ गया, तो 7 वोट जो है ना आपका कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2010 में, तो उसी में जो है ना ये आपका गोल्ड भी जीती है अनीता शेरन, और ये कहाँ की, हरियाणा की है, ठीक है। और अभी ये हरियाणा पुलिस में कार्यरत भी है, ठीक है ना। तो ये दूसरा उम्मीदवार यही था, इसके संजय सिंह के ऑपोजिशन में अनीता शेरन था, और ये हार गई। और जितने भी कुश्ती हैं, जैसे आपको साक्षी मलिक है, बजरंग पुनिया है, और भी बहुत सारे हैं, ये लोग इसी को सपोर्ट कर रहा था कि अनीता सोरेन बनेगा तो ये ठीक ठाक होगा, बट इसको 7 ही वोट मिला। और अभी आपको पता है साक्षी मलिक कल गुस्सा भी हो गई और निकल गई रोते रोते कि नहीं अब हम जो है कुश्ती से क्या कर रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं, अपना जो उसका जो शूज पहनती है वो शूज टेबल पे छोड़ दी। आप लोग न्यूज़पेपर देखते होइएगा तो देखते ही होइएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल भी ये जान लीजिएगा। तो अनीता सोरेन को याद रखेगा, ये आपका मेडलिस्ट है, कहाँ पे, कॉमनवेल्थ गेम में। साक्षी मलिक आपका ओलंपिक तो जीती है, आप लोग जान ही रहे होंगे, संजय सिंह जीत गए हैं। कितना वोट मिला है, उसको इतना मिला है। कहाँ के है, बनारस के हैं। किसके सहयोगी है, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ। अब बोलिएगा कि ये क्यों नहीं लड़ा, इसको क्या, देखिए ये कुछ नहीं लड़ा। जो आप लोग हम लोग का जो है ना रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका कुछ नियम कानून होता है। तो कोई भी व्यक्ति ना 3 बार से अधिक नहीं अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। 3 ही बार इसका जो है क्या है, नियम कानून है। 3 बार से अधिक अगर आप लड़ता है तो नहीं लड़ सकते। इसी वजह से ये अपना नाम किसको आगे बढ़ाया, संजय सिंह को बढ़ाया। और संजय सिंह को बढ़ाया तो संजय सिंह इसके सहयोगी हैं, इसका जितना बात क्या है, बराबर बराबर है। तो इसी को लेकर के जितने भी जो कुश्ती करती हैं महिलाएं हैं वो सब आक्रोश में है। आक्रोश में होने की वजह से कोई संन्यास भी ले रही है। आगे देखिए क्या होता है। तो याद रखिएगा संजय सिंह क्या बन गए हैं, पहले हम लोग का क्या बने हैं भाई, अध्यक्ष बन गए, ठीक है। चलें, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी यहाँ पे कट टू कट आपको कंसेप्ट हम दे चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आइए, भूटान का नरेश कौन है, जिग्मे खेसम नामग्याल वांगचुक किस राज्य की सीमा पर हरित शहर की योजना का अनावरण किया है, ठीक है। तो ये पहले आपको हम बता देते हैं असम, उसके बाद ले चलते हैं आपको मैप के पास। देखिए मैप देख करके कोई भी चीज कीजिएगा तो आपके लिए आपका पढ़ाई जो है दुगना याद आपको ताजा हो जाता है। देखिए ये है भूटान, ये जान लीजिए ये भूटान है, और ये भूटान का आबादी कितना है, 7.5 लाख है। जो ये लोग जो है प्राकृतिक चीजों पे हस्तक्षेप नहीं मांगता है कोई भी देश। आपको अब एक चीज बता देता है, ये ऐसा देश था कि बाहरी लोग को जो है, बाहरी जो भी मानवीय गतिविधि है उसको बैंड किया हुआ था 2008 से पहले कि आप लोग कोई नहीं आइएगा तो हम लोग का जो भी है ये पेड़ पहाड़ जंगल सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ये जान लीजिए। और बहुत गरीब देश में आता था, अभी यूएनओ बोला है कि आप लोग अब गरीब नहीं है, गरीबी से निकल गए, ठीक है। तो भूटान है ये, ठीक है। भूटान के साथ हम लोग का कौन कौन सा स्टेट सीमा साझा करता है पहले इसको बता देते हैं। इधर सिक्किम है, ये जान लीजिए, ठीक है, ये सिक्किम है। इधर से पश्चिम बंगाल है, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल है। और इधर से आपका असम है, और इधर से अरुणाचल प्रदेश है। तो कितना स्टेट हो गया, क्या कहिएगा। बहुत बार पूछ लेता है कि भूटान के साथ कौन सा स्टेट सीमा साझा नहीं करता है, तो सिक्किम करता है, पश्चिम बंगाल करता है, दार्जिलिंग वाला एरिया जानते हैं ना, हिल स्टेशन है दार्जिलिंग, ऐसे याद रखिएगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जानते हैं, चिकन नेक जो है वही पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल हो गया। इधर से कौन है, असम हो गया। इधर से अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो इतना सारा स्टेट असम के साथ सीमा साझा करता है। अब आइए कि ये जो ग्रीन सिटी बनेगा, ठीक है, जिसका नाम गलेपुर रखा गया है, तो ये कहाँ है, तो ये आपका ये असम, ये असम वाला जो सीमा है यहीं पे आपका ये बनेगा, ठीक है, गलेपुर। और असम के जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो अभी हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं। तो भारत और ये भूटान और भारत के सहयोग से ये आपका ये विकसित किया जाएगा कितने में, तो 1000 किलोमीटर स्क्वायर पर ये आपका किया जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, 1000 किलोमीटर स्क्वायर पर विकसित किया जाएगा। यहाँ पे सारा चीज ग्रीन होगा, ठीक है। कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी होगा, कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा जो पर्यावरण को लॉस करे,
ये बहुत बड़ी पहल है। नामचुक वांग्याल अभी हम लोग के भारत भी आए थे और ये बहुत सारा प्रोजेक्ट है हम लोग का, यहाँ चुखा प्रोजेक्ट चलता है, बहुत सारा प्रोजेक्ट चलता है, पता ही आप लोग को, है ना। तो इसको देखिए, भूटान का राजधानी कहाँ है, थिम्पू है, और इसका मुद्रा कहाँ है, नुगुल ट्रम है, ठीक है, ये जानता है। उसके बाद ये जान लीजिए, यहाँ पे आपका काला पर्वत के नाम से जाना जाता है इसको, ड्रैगन क्या बोलते हैं इसको, थंडरबोल्ट का देश भी कहते हैं, थंडरबोल्ट बोलते हैं ना, ठीक है। ड्रैगन का भी देश कहते हैं क्योंकि इसका जो झंडा है उसमें ड्रैगन है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज बिल्कुल भी जानिएगा, यहाँ से हम लोग को पूछ देता है। मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर, ठीक है। चले, और यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही है, नामग्याल वांगचुक है, ठीक है ना, इसी के द्वारा आपका उद्घाटन किया गया है। सीमा कहाँ पे है, असम में, ठीक है। चले, अब यहाँ पे कुछ आपका कुछ खास नहीं बचा है, तो ये समझ लीजिए। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से निकल के आया है। अभी जानते हैं दक्षिण पूर्व जो WHO है ना, WHO जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलो पेज का कलर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो WHO का जो ना, जैसे WHO का माना जैसे कौन है, टेड्रोस अधनम घेब्रेयेसस है ना, तो उसी तरह से अलग अलग क्षेत्र रीजनल भी होता है। तो WHO का रीजनल, कई बार हम इसके बारे में, पूनम खेत्रपाल के बारे में बताएं, तो WHO का जो क्षेत्रीय दक्षिणी पूर्व एशिया का जो क्षेत्रीय महानिदेशक है वो कौन है, पूनम खेत्रपाल। तो पूनम खेत्रपाल भारतीय है, ठीक है। अब इसका स्थान 1 जनवरी से लेंगे साइमा वाजिद। ये कौन है, तो ये अब शेख हसीना जो है प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, उसी की बेटी है, उसी को ये पद दिया जाएगा। कहाँ का, WHO को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय निदेशक का। अभी कौन है, पूनम खेत्रपाल है, भारतीय है। तो पूनम खेत्रपाल को ना भूटान का जो है अच्छा अवार्ड है, ठीक है। इस अवार्ड को दिया गया है नामग्याल वांगचुक के ही द्वारा, ठीक है। उस अवार्ड का नाम क्या है, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी याद रखना है कि भूटान का सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड किसको दिया गया था, क्या कहिएगा, पूनम खेत्रपाल को दिया गया। ये कौन है, तो WHO को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के निदेशक हैं। और WHO के निदेशक कौन है, तो क्या टेड्रोस घेब्रेयेसस अधनम है, ठीक है। WHO का स्थापना तो सब हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं, बहुत बार बोल चुके हैं, ठीक है। तो जो भी चीज बोलते हैं ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई पेपर लगाते होंगे, सेट लगाते होंगे, तो कहीं ना कहीं मिलता ही होगा। तो पूनम खेत्रपाल को याद रखिएगा, ये भूटान का अवार्ड दिया गया। देखिए भूटान ना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है, ठीक है। हम लोग का जल विद्युत परियोजना, बहुत सारा परियोजना चलता है, पड़ोसी देश है, एक तरह से क्या बफर स्टेट की तरह काम करता है। जैसे नेपाल बफर स्टेट किसको कहते हैं, ऊपर में भी बहुत बड़ा, नीचे में भी बहुत बड़ा, सामरिक दृष्टि से अब बीच में जो पड़ गया, ये बफर स्टेट की तरह काम करता है। तो नेपाल है या भूटान है, ये लोग बफर स्टेट की तरह काम करता है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा बिल्कुल भी हम लोग को जान के चलना है। आगे चलें, हम बिल्कुल भी यहाँ पे आपका कट टू कट सारा चीज कर दिए। चलें आगे चलें। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किसे जो है संसद भवन की सुरक्षा का जिम्मेदारी सौंपा है। देखिए संसद भवन का जिम्मेदारी, तो संसद भवन को जानिए कि क्यों भाई इतना दिन से, आज तो हम लोग आजाद नहीं हुए, संसद भवन तब से बना चला आ रहा है। नया संसद भवन जब उद्घाटन किए थे तब भी कुछ चेंज नहीं हुआ था। हुआ क्या है, तो हुआ क्या है ना, तो जानते हैं 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ था। अफजल गुरु को फांसी भी हुआ था इसी वजह से। तो संसद भवन पे क्या हुआ, फिर से जब हम लोग 22वां वर्षी मना रहे थे, 22वां वर्षी के दिन क्या हो गया भैया, इसमें क्या सुरक्षा सेल लग गया, सुरक्षा में चूक हो गया। क्या हुआ कि दो व्यक्ति के द्वारा गलती से जो है क्या कर दिया, मतलब जो भी है वहां पे जो आपका सिक्योरिटी सर्विस था, ठीक है, तो वो सिक्योरिटी सर्विस उस टाइम किसके हाथ में था, तो PSS कहिएगा, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस। ये किसके अंदर काम करती है, तो ये लोकसभा सचिवालय के अंदर काम करता है, ये याद रखिएगा। तो पूरा संसद भवन का आज से पहले जो भी आपका सुरक्षा का काम करता था PSS करता था, यानी पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस, वो किसके अंदर आता है, तो क्या कहिएगा, आपका लोकसभा सचिवालय के अंदर आता है। तो वहां पे क्या है ना, कोई आदमी अगर अंदर जाता है तो उसको कोई जो भी आपका MPs है उसका कोई ना कोई जानने वाला होना चाहिए, उसके तरफ से आपको जब तक हरी झंडी नहीं मिलेगा तब तक आपका वो सेक्रेटरी अंदर नहीं जाने देगा। तो कोई बीजेपी का ही संसद था, कर्नाटक का माना जाता है, तो उसी के कहने पे 2 व्यक्ति गया, वहां जाके स्मोक बम का जो है जो भी चीज करवाया, मतलब फेंका फेंकी हुआ। तो इसी को लेकर के बहुत बड़ा हंगामा हुआ। यही हंगामा के लिए देख लीजिए 17वीं लोकसभा का पूर्णकालिक अंतिम ये आपका जो है सत्र हो रहा था, शीतकालीन सत्र, ठीक है। तो और वो सत्र को सही से चल नहीं पाया, टोटल 143 कल का रिपोर्ट सब मिला के, क्योंकि शीतकालीन सत्र अभी क्या हुआ, समाप्त हो गया, तो टोटल 141 था और 2 कल हुआ, तो 143 व्यक्ति को क्या संसद से बर्खास्त किया गया है। तो समझ जाइए निलंबित हुआ 143, आज तक का इतिहास हो गया, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। तो इस सब चीज को देखते हुए क्या हुआ, सुरक्षा से में सेंध लग गया है, तो इसका एक समिति बनाया गया था। अभी बोले थे आपको अनिल दयाल सिंह के जो है अध्यक्षता में, एक अनिल दयाल सिंह कौन, तो CISF के कौन है भैया, महानिदेशक है, उसी एक अध्यक्ष में एक समिति बना गया, और उस समिति के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा कि जांच करेगा कि क्या है नहीं है फिलहाल। तो अब क्या हुआ है, गृह मंत्रालय ने कहा है कि अब संसद का जो सुरक्षा है हम कोई भी पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के पास नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे, CISF को दे देंगे। तो CISF कौन है भैया, तो देखिए कुछ जो है ना सशस्त्र बल है, हम लोग के यहाँ पे टोटल 7 सशस्त्र बल है, और ये डायरेक्ट ये 7 सशस्त्र बल डायरेक्ट इसके गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और एक बात आपको कल उस दिन हम बताए थे कि देश के अंदर का जो भी सुरक्षा की बात होगी, जो विपक्षी लोग जो है जो निलंबित हुआ, कारण क्या, ये ना कह रहा था कि प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो संसद में आके क्या चर्चा करें, तो
देश के भीतर कोई भी सुरक्षा का अगर बात होता है तो वो सुरक्षा का जिम्मेदारी किसके है? गृह मंत्री का है। और गृह मंत्री किस? गृह मंत्रालय का। हीरो कौन? गृह मंत्री। और जो भी इसके नीचे में काम करेगा उसको जिम्मेदार गृह मंत्री होता है। इसी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आपका 7 सशस्त्र बल आता है, ठीक है। तो उन सशस्त्र बल का पहले नाम जानिए। वो सबसे पहले आपका एसएसबी है। एसएसबी का स्थापना 1963 में हुआ था। आईटीबीपी 62, क्योंकि चाइना के युद्ध के बाद हम लोग जो है सशस्त्र बल का, क्योंकि हम लोग का सुरक्षा चूक होना मतलब समझ रहे हैं, देश का आंतरिक खतरा है, ठीक है। फिर बीएसएफ 1965 में हुआ था। असम राइफल सबसे पुराना सशस्त्र बल में से एक है, ठीक है। और इसका 1835 में स्थापना होता है, ये जान लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एनएसजी है 1986 में बना था, ठीक है, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, ठीक है, 1986 में। और सीआरपीएफ ये 1939 में बना था। और सीआईएसएफ 1969 में बना है, ठीक है। तो इतना सब बात याद रखिएगा। तो ये जितना भी सशस्त्र बल है, 7 सशस्त्र बल है, ये सशस्त्र बल डायरेक्ट गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। कहीं भी अगर कोई सुरक्षा चूक होता है, कुछ होता है, तो गृह मंत्रालय इसको जो है कहीं पे भी अपना हस्तक्षेप करा सकता है। तो इसी तरह से पीएसएस जो है, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस है, इसको से लेकर के सीआईएसएफ को दे दिया गया है। अब बात क्लियर हो गया। अब देखिए सीआईएसएफ कहां आया था, सीआईएसएफ क्यों आया। देखिए जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी है, एयरपोर्ट है, ताजमहल है, इसका कौन करेगा? कोई तो होना चाहिए ना, कोई ऐसा हो, कोई ऐसा फोर्स हो, कोई ऐसा सिक्योरिटी फोर्स हो जिसपे सरकार को क्या हो, ट्रस्ट हो, ठीक है। तो 1964 के करीब मतलब 1964 65 62, ठीक है, 64 होगा। तो इसी के करीब जो है ना आपका एक घटना हुआ था रांची में। रांची में जो घटना हुआ कि बहुत बड़ी फैक्ट्री था, वहां पे कुछ गड़बड़ी हो गया था। तो उसी को देखते हुए एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम मुखर्जी समिति था। इसी मुखर्जी समिति ने सिफारिश किया है कि जितने भी औद्योगिक चीज, एयरपोर्ट है, जितने भी राष्ट्रीय चीज है, महत्व है, औद्योगिक जो भी है, उसके लिए एक फोर्स होना चाहिए जिसका नाम होगा क्या आपका, ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ। इसका स्थापना 1969, इसके महानिदेशक अनीश दयाल सिंह है। तो 1969 में वो अपना सिफारिश पेश किया मुखर्जी समिति, और उसके सिफारिश पर 1969 में आपका निकल के आया सीआईएसएफ। तो अंदर में जितने भी आपका जो भी औद्योगिक चीज देख रहे हैं, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी देख रहे हैं, उसका रख रखाव का सिक्योरिटी का काम कौन करता है? सीआईएसएफ करता है, ठीक है। सीआईएसएफ किसके अंतर्गत आ गया है तो क्या कहिएगा? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और टोटल कितना सशस्त्र बल है? 7 सशस्त्र बल है। हम आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, एनएसजी सब के बारे में इससे पहले वाला वीडियो में वो देखिएगा, हम पूरा सारा चीज बता चुके हैं। फिर बताएंगे, फिर लेट होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी आपको जान लेना है। किसके पास चला गया है? सीआईएसएफ के पास चला गया। चले आगे चले, हम सब कुछ यहाँ पे आपको कट टू कट कर दिए। अब देखिए इसरो, ये क्या है ना, इसरो को जो है ना एक अवार्ड दिया गया है। कौन दिया? आपको लिम्फ एरिक्सन लूनर पुरस्कार दिया गया। अब देखिए लिम्फ एरिक्सन कौन है? तो लिम्फ एरिक्सन जो है ना एक व्यक्ति थे, कहाँ के थे? आइसलैंड के थे। आइसलैंड के बारे में उस दिन भी आपको बताए थे। आइसलैंड में बहुत बड़ा क्या हुआ, ज्वालामुखी फटा था, बताए थे ना। वो ये दक्षिण पश्चिम वाला एरिया में ज्वालामुखी फटा, वहां पे बहुत ज्यादा आपका कितने दिनों से क्या चल रहा था, एक तरह से आपका आपातकाल लगा हुआ था, छोटा छोटा भूकंप आ रहा था। तो वही आइसलैंड, ठीक है। तो आइसलैंड के एक व्यक्ति थे लिम्फ एरिक्सन, ठीक है। तो कहा जाता है जी कोलंबस था ना, कोलंबस जो है अमेरिका महाद्वीप में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। 1492 में गए थे, स्पेन के थे। तो कोलंबस से पहले कहा जाता है कि 400 साल पहले ये व्यक्ति गया था। कौन? एरिक्सन जी। तो इसी के नाम पे आइसलैंड की सरकार, आइसलैंड के द्वारा, ठीक है, उसका एक संग्रहालय है जिसका नाम क्या है? हुआसिक, ठीक है, हुसाविक है, ठीक है। इसी हुसाविक के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, लिम्फ एरिक्सन पुरस्कार। और ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो जो कुछ विशिष्ट उपलब्धि करता है। तो इस बार ये पुरस्कार किसको दिया गया? इसरो को दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि हम लोग चंद्रयान 3 का क्या किए? सफल परीक्षण किए और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले देश बन गए। तो सबसे पहली बात ये जानिए कि इसरो का चंद्रयान का जो है दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने की उपलब्धि को लेकर के इसरो को जो है लिम्फ एरिक्सन पुरस्कार लूनर अवार्ड 2023 प्रदान किया गया। किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो आइसलैंड के द्वारा दिया जाता है। और ये एरिक्सन कौन था इसके भी बारे में बता दिया, आपको थोड़ा सा याद करने में परेशानी नहीं हो, ठीक है। तो इसरो, चलिए अब चंद्रयान 3 जब आया है तो चंद्रयान 3 को फिर से एक बार ताजा कर लेते हैं। चंद्रयान 3 पे ऐसे भी हम वीडियो बना के आप लोग को दिए, ठीक है। तो चंद्रयान 3 को हम लोग लॉन्च कब किए थे भाई? क्या कहिएगा? 14 जुलाई को किए थे। 14 जुलाई 2023 को किए थे। ठीक, पहुंचे कब भैया? तो क्या कहिएगा? 23 अगस्त को पहुंचे थे। और 23 अगस्त को हम लोग का ये मोदी जी क्या बोले थे कि हम लोग जो है अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाएंगे 23 अगस्त को। तो ये बात है, जब ये जहां पे पहुंचा तो आपका जो है चंद्रयान 3 उसको उस जगह का नाम को क्या रखा है? शिव शक्ति। और चंद्रयान 2 का जहां पहुंचा था उसका नाम क्या लिखा है? तो तिरंगा पॉइंट। तो ये बिल्कुल भी आपको याद रखना है। अब देखिए जिस यान से गया था उस नाम का नाम बाहुबली था, या फिर इसको क्या कहिएगा? लॉन्च व्हीकल LVM-3 Mark 4, यही ना था? तो Mark 4 ये बिल्कुल भी आपको याद रखना है। LVM-3 Mark 4 से गया था, 14 जुलाई को लॉन्च किए थे। 23 अगस्त 2023 23 अगस्त को पहुंचा था। जहां पहुंचा था शिव शक्ति। तो क्या पूछे थे? लैंडर पूछे थे। इस बार हम लोग ऑर्बिटर भेजे थे, नहीं भेजे थे? चंद्रयान 2। अब आइए चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 क्या है भाई? चंद्रयान 2 2019 में भेजा गया था, ये भी बात जान लीजिएगा। इसको किसमें से भेजे थे? GSLV, ठीक है, GSLV से भेजे थे। GSLV Mark 3 से भेजे थे, ठीक है, 2019 में भेजे थे। इसी का जो है लैंडर पहुंचते पहुंचते जो है नहीं पहुंच पाया, गड़बड़ी हो गया था। तो इसी का जो है ना आपका वहां पे जो है
ऑर्बिटर काम कर रहा था, तो उसी के ऑर्बिटर के साथ यहाँ का लैंडर का क्या हुआ, कनेक्शन हुआ, और ये अपना जो है हम लोग दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले, पहले भारत बन गया, भारत पहला बन गया दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला, और ऐसे चंद्रमा पर पहुंचने वाला हम लोग कितने बन गए, चौथे बन गए। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा कि चौथा देश चंद्रमा पर पहुंचने वाला, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत का पहला देश। इसी को उपलब्धि के लिए इसरो, अब देखिए इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था। 1969 में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ है। एस सोमनाथ का एक बुक लिखा हुआ था जो मलयालम भाषा में, ठीक है, निलिम्बी कुदूचा, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा आपका चर्चा में रहा था, तो उसको भी याद कर लीजिएगा। अब एक और चीज आई है, आदित्य L1, क्योंकि आदित्य L1 अभी आपका फिर चर्चा में बना हुआ है। आदित्य L1 क्यों चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि पहुंचने वाला है, तो उसको हम लोग 2 सितंबर को भेजे थे। कब, 2 सितंबर को भेजे हैं, ठीक है, 2 सितंबर 2023 को भेजे, ठीक है, खुद से भेजे हैं। तो क्या कहिएगा इसको, आप हम लोग किस में भेजे हैं, PSLV C57 से भेजे है ना, हाँ, PSLV C57 से भेजे हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। 15 लाख की दूरी पे पहुंचना है, ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट पे पहुंचना है। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, पृथ्वी, जहां पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म होता है और जहां से सूर्य का गुरुत्वाकर्षण शुरू होता है, तो ऐसे बीच की स्थिति को हम लोग लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। ऐसा टोटल 5 जगह है, ठीक है, तो वही लैग्रेंज पॉइंट में हम लोग 2 सितंबर को 2023 को भेजे हैं। 15 लाख किलोमीटर जाना है, ठीक है, किससे भेजे थे, PSLV C57 से भेजे हैं। तो आपको ये सूर्य मिशन आदित्य L1 को जानना है, चंद्रयान 2, तो चंद्रयान फर्स्ट को भी जान लीजिए, जब इतना बता दिया था। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में भेजे थे, ठीक है, और सबसे पहले जो है ना, तो ये क्या था, ये आपका क्रैश लैंडिंग था। ये क्या है, ये सॉफ्ट लैंडिंग है, ठीक है, ये क्रैश लैंडिंग था, याद रखिएगा। चंद्रयान फर्स्ट क्रैश लैंडिंग, क्रैश लैंडिंग में क्या, वहां पे क्या जाकर टकरा गया तो पता चला कि यहाँ पे पानी है, चंद्रमा पे क्या है, पानी है, तो चंद्रमा में पानी हो गया। तो चंद्रयान फर्स्ट 2008 में गया था, जो पानी के बारे में पुष्टि करता है। चंद्रयान 2 वहां से लैंडर गड़बड़ हो गया, ठीक है, तो इसी वजह से गड़बड़ हो गया था, 2019 में गया था। फिर चंद्रयान 3, अभी हम चंद्रयान 4 की भी हम लोग बात कर रहे हैं, 36 तक हम लोग भेजने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी बात बिल्कुल भी आप लोग को याद रखना है। तो खुशाविक संग्रहालय के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया, इसरो को दिया गया। यहाँ से जो भी क्वेश्चन था, देखिए स्पीड में बोलते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत कुछ बताना पड़ता है, ज्यादा बोलता ना गड़बड़ हो जाए, मतलब धीरे बोलते हैं तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। अब मतलब और के लोग की तरह हम नहीं होता ना कि धीरे धीरे बोलना है, जल्दी जल्दी बोलेंगे, जल्दी फिर टॉपिक आएगा, फिर सुनिएगा, बोलते सुनते सुनाते आपको ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन। तो ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन जो है ना, इसके नाम से जो है यूएसए ने अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बनाने की घोषणा की है। और ये क्यों किया आपने, लाल सागर में अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार पर हूती हमले की सुरक्षा के लिए किया गया है। तो ये आप आइए, ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन, ठीक है, ये क्यों, लाल सागर कहाँ है, ये सब जानना जरूरी है। देखिए हूती विद्रोह बहुत नाम सुने होइएगा, होती बहुत चल रहा है, ये बहुत चल रहा है लाल सागर में। जितना भी जो जहाज है, क्योंकि इधर से व्यापार करने का एक बहुत बड़ा रास्ता है लाल सागर, इधर से होकर सुएज नहर होकर भूमध्य सागर से होते हिंद महासागर, और यहीं पे हूती। तो देखिए ये है रेड सी, बिल्कुल रेड सी को जान लीजिए। अभी यहाँ पे आपको बहुत कुछ क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। ये क्या है भैया, रेड सी है, ठीक है। रेड सी किसको किसको जोड़ता है, क्या कहिएगा, रेड सी के इधर इस साइड में आपका सुएज नहर है, ये अकाबा की खाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे आपका सुएज की खाड़ी है, और उधर आइएगा सुएज नहर है, ये इधर भूमध्य सागर है, ठीक है। मेरे बात को बिल्कुल भी आप समझ रहे होंगे, ये रेड सी है, ठीक है। तो रेड सी है, यहाँ पे क्या है भैया, ये आपका यमन है। तो ये हूती लोग जो है ना, हूती लोग जो है यहीं पे रहते हैं, और ये लोग किसको मानने वाले हैं, हूती सब, ये लोग जो है शिया समुदाय से हैं, ईरान समर्थित माना जाता है। यमन का राजधानी सना है, आज भी सना पे अधिकार ये लोग का, हूती लोग का है, इतना पावरफुल है। इजराइल के सपोर्ट में काम करता है, सॉरी फिलिस्तीन के सपोर्ट में काम करता है। अभी बहुत सारा, अब जो भी मालवाहक जहाज इधर से जाता है ना, इसको लूट लिया जाता है। ऐसे भी आप लोग ये जान लीजिए, सोमालिया हो या ये वाला एरिया, आज से नहीं, पुर्तगाल के समय से यहाँ पे समुद्री लूटपाट का अड्डा बना हुआ था, ठीक है। तो उसी चीज का जो है परंपरा को निभा रहा है कौन, हूती लोग निभा रहा है। तो इधर से जो भी जहाज वहाज आता है, तो इसी का सुरक्षा के लिए अभी अमेरिका के द्वारा ये इसका घोषणा किया गया कि रेड सी में एक सुरक्षा हो। तो रेड सी कहां से कौन कौन लगता है, पहले इसको जानिए। तो देखिए रेड सी के बारे में जो बताते हैं, तो सबसे पहले आप ये जानिए, ये हम लोग का हिंद महासागर है, ठीक है, और यहाँ पे जो है अदन की खाड़ी है, ठीक है, और ये जो है लाल सागर है, और यहाँ पे बाबुल मंदिर है। तो बाबुल, तो क्या कहिएगा, कौन सा स्टेट है जो आपको लाल सागर को अदन की खाड़ी से जुड़ता है, बाब अल मंदिर। बाब अल मंदिर को बिल्कुल भी याद रखिएगा, बाब अल मंदिर जो है आपका क्या है, मंदिर, बाब अल मंदिर किसको किसको जोड़ेगा, अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ता है, ठीक है। और ये अदन की खाड़ी कहाँ है, तो क्या कहिएगा, ये आपका ये वाला हम लोग का हिंद महासागर में है। लाल सागर किससे किससे सीमा साझा करता है, तो सबसे पहले यमन, ये याद रखिएगा, ये यमन है, इधर सऊदी अरब है, यहाँ तक खेल खत्म है।
इधर खत्म। अब इधर आइएगा तो आपको मिस्र मिलेगा, सूडान मिलेगा, इरिट्रिया मिलेगा और जिबूती मिलेगा। अब यहाँ तक आके खेल खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपका यही है आपका बाबल मंदिर। तो बाबल मंदिर बहुत बार 2-3 याद रखिएगा, यहाँ पे बाबल मंदिर याद रखिएगा। इधर आइएगा ऊपर में तो हारमुज जल संधि और इधर मलक्का। ये कई बार मैं बता चुका हूँ। लाल सागर के साथ कौन कौन देश सीमा साझा करता है, तो क्या कहिएगा? सऊदी अरब, यमन, इजिप्ट और सूडान, इरिट्रिया और इधर आपका जिबूती हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जिबूती ऐसे भी सैन अड्डा के लिए फेमस है। अब देखिए यहाँ आइए, ये सुएज नहर है, ठीक है। सुएज नहर का स्थापना बनाना कब, तो क्या कहिएगा? 1859 में ये बनना शुरू हुआ और 1869 में बनके ये कंप्लीट हो गया। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1956 में हुआ था। इसका लंबाई कितना है? 193 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा। ये किसको किसको जोड़ता है, क्या कहिएगा? लाल सागर को भूमध्य सागर से सुएज नहर जाता है। तो इसी से होके आपका सारा मालवाहक जहाज आता है। और यहाँ पे जो है हौती लोग जो बैठे हुए हैं, यहाँ पे लोग क्या करता है? अटैक करता है, जहाज को क्या करता है? कैप्चर कर लेता है, इसका अपहरण कर लेता है, जिसको सुरक्षा के लेके यूएसए के द्वारा बहुत सारे देश मिलकर लगभग 10 देश है, ठीक है। उसमें से भारत नहीं है, हम लोग 10 देश है। इस 10 देश के द्वारा एक जो है आपका क्या किया, एक संगठन बनाया गया। उस 10 देश में से आपका बहरीन है इधर से, ठीक है, बहरीन हो जाएगा। फिर इधर से आइएगा तो इटली है, फ्रांस है, यूएसए है, यूके है, ठीक है, ये मॉरिशस है। ये सारा देश मिलकर के आपका एक संगठन बनाया गया। तो लाल सागर का स्थिति को बिल्कुल भी आपको पता होना चाहिए, कहां पे क्या लगता है। तो ये बिल्कुल भी आप जान लीजिए। तो किसको किसको जोड़ेगा लाल सागर? सर छोड़िए, यहाँ पे बाबुल मंदिर किसको किसको जोड़ता है? अदर की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ता है। या लाल सागर को क्या कहिएगा? या आप हिंद महासागर भी कह लीजिए, ठीक है, या फिर जो भी। और किसके किसके भी, तो यमन के भी पड़ता है और इधर आपका जिबूती हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। लाल सागर से सीमा साझा करने वाला देश यमन है, सऊदी अरब है, इजिप्ट है, सूडान है, इरिट्रिया है और जिबूती है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया और आपका इथोपिया आता है। ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। समझ गए बात? तो सूडान देखिए, 2 सूडान है, वो उत्तरी सूडान है, वो दक्षिणी सूडान। तो उत्तरी सूडान लगता है, दक्षिणी सूडान नहीं कीजिएगा, ठीक है तो गड़बड़ हो जाएगा। 2011 में उत्तरी सूडान दक्षिणी सूडान अलग हुआ था, ठीक है, तो गड़बड़ करा दीजिएगा, है ना। देखिए चीज को समझ के चलिएगा ना, तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और समझने में भी मजा आएगा और समझाने में भी मजा आता है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल भी जानते चलिए। तो इसी ने क्या किया है? ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। कहेगा कि ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन क्या है, तो क्या कीजिएगा? लाल सागर में जो भी हूथियों के द्वारा जो विदेश हमला होता है जहाज पर, उसी की सुरक्षा के लिए कौन कौन देश है इसमें, तो थोड़ा देश सबका नाम सुन लीजिए। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी यूके, सबसे पहले क्या कहिएगा? ऋषि सुनक वाला देश, ठीक है। यूके यानी इंग्लैंड है, स्पेन है, बहरीन है, फिर कनाडा है। जहां पे अमेरिका जाएगा तो कनाडा तो पिछले कुछ जगह करेगा, ठीक है। फ्रांस है, फिर इटली है, ठीक है, फिर नीदरलैंड है, नीदरलैंड जानते हैं गेल्डर बना है, ठीक है, नॉर्वे है और कौन? सेशल्स है, ठीक है। तो ये सारा देश है। अगर पूछ देगा कि इनमें से कौन सा देश उसमें नहीं है, तो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी में ये सारे देश है। नॉर्वे है, सेशल्स है, यूके है, नीदरलैंड है, स्पेन है, फ्रांस है, बहरीन है, इटली है, कनाडा है, ठीक है। ये सारा देश है आपका इसमें ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी में। बिल्कुल भी आपका कट टू कट क्लियर हो रहा होगा। चले आगे। आगे क्या है? मणिपुर सरकार ने निमोनिया, देखिए निमोनिया क्या है ना, एक बीमारी है, क्या है? अब जीवाणु, विषाणु, फंगस किसी के भी द्वारा हो सकता है। सांस लेने में दिक्कत होता है फेफड़े में, और ये कोई अगर दूसरे को हो गया, आप अगर छींकते हैं जो अगल बगल में, उसको भी हो जाता है कि नहीं है। तो निमोनिया, अभी आपका रहस्यमय निमोनिया चाइना में भी आया हुआ था। कोरोना के बारे में देखिए, आज से हम 7 दिन पहले वाला वीडियो देखिएगा, कोरोना के बारे में बताते कि केरल के तिरुवनंतपुरम में आपका आया था कौन? JN1, ठीक है। ये वेरिएंट पाया गया, ठीक, 2 व्यक्ति का मृत्यु भी हो गया था। अभी जाके सब कुछ हल्ला कर रहे हैं, हम तभी बताए थे, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपका कोरोना भी आ गया, क्योंकि ठंडा के समय में ये सारा चीज होता है। तो निमोनिया है ना आपका, एक निमोनिया बीमारी एक तरह से बहुत परेशानी वाला बीमारी है। बच्चे को ज्यादा होता है, आदमी को सांस लेने में दिक्कत होता है, फेफड़ा में जाके आपका जो है ना ये सारा चीज जम जाता है, ठीक है। तो उसी से निपटने के लिए अब मणिपुर का जानते हैं ना, मणिपुर सरकार, एन बीरेन सिंह वहां के मुख्यमंत्री है ना, एनसुया हुई जो वहां के राज्यपाल है, तो वहां के द्वारा जो है सांस अभियान का शुरुआत किया गया है। तो याद रखिएगा, सांस अभियान का संबंध किससे? तो मणिपुर सरकार से है। अब मणिपुर में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी, जो आपका विद्रोह था, जो आपका जो हंगामा हो रहा था मैती और कुकी के बीच, अभी थोड़ा सा रेस्ट में रुका हुआ है, ठीक है। रेस्ट में रुका हुआ नहीं है, चल ही रहा है, मगर थोड़ा सा रेस्ट में है, मतलब थोड़ा सा कम हुआ है। तो ये मणिपुर को जान लीजिए। मणिपुर को थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, यही है आपका मणिपुर, ठीक है। सीमा कौन कौन से है? नागालैंड, असम है, इधर आपका मिजोरम है, हो गया है, इतने से सीमा साझा करता है मणिपुर, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन अब आज का नहीं है। चलिए, जितना सारा चीज बताएं ये सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट बताएं। जो भी चीज बताना है उसको लिखिए, बहुत मेहनत से चीजों को लाते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है। और कोई प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, ठीक है ना। देखिए बहुत मेहनत करना पड़ता है कोई भी चीज बताने के लिए, फिर जाके ये सारा चीज दिन भर में तैयार होता है। तो अगर इससे कुछ लाभ नहीं लेते हैं तो फिर सब चीज गड़बड़े ना है, ठीक है। तो आप लोग लाभ लीजिए, चीजों को अच्छा से समझिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छा से